जय हिंद स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे सभी। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो, क्योंकि उसके बिना आपकी बीएससी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं अगर आप पीरियोडिक टेबल याद नहीं करते हैं। ठीक है, कम से कम फ़िलहाल आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक तो कर ही लेना चाहिए, और आने वाले समय में आप एफ ब्लॉक की तरफ मूव कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरिक व्यू ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। 10th क्लास में ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा होगा। तो फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो थी एलिमेंट्स को अरेंज करने में, यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने की जो कोशिश थी पहली, तो वो कहाँ थी? वो मेयर ने की थी और मेंडेलीव ने की थी। मेंडेलीव का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो लोथर मेयर एंड दिमित्री मेंडेलीव। तो मेनली हम मेंडेलीव पढ़ते रहे हैं, मेयर का नाम शायद आपने ना सुना हो। तो मेंडेलीव ने एक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ, और ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो मेंडेलीव ने किस पर ध्यान दिया था भाई? एटॉमिक वेट पर ध्यान दिया था। याद रखिएगा, इनका जो पीरियोडिक लॉ था वो एटॉमिक वेट्स पर डिपेंड करता है, इस पर आधारित था। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो मोजले ने दिया था, ठीक है, और इसी को हम पढ़ते हैं अब। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, मेंडेलीव ने एटॉमिक वेट और मोजले ने एटॉमिक नंबर पर आधारित पीरियोडिक टेबल हमें दिया था। इनके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे, मेरा मतलब है कि बहुत सारे पीरियोडिक टेबल दिए गए। जैसे एक ऑक्टेव्स वाला था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सारे गामा पा धा नी सा, इस तरह से। लेकिन हमें क्या है कि थोड़ा सा ही हिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है। ऑलरेडी आप 10th क्लास में उन सबको पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ठीक रहे, कुछ नहीं ठीक हुए। ट्राइएड्स वाला भी था, 3-3, है ना, 3-3 का ट्राइएड बना करके दिया गया था। वो 10th क्लास के आप पढ़ चुके हैं चीज़ें। तो मेनली यहाँ पर आपको बस 2 ही चीज़ें ध्यान रख लेनी चाहिए। मेंडेलीव का टेबल एटॉमिक वेट पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजले ने जो दिया था एटॉमिक नंबर पर आधारित है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इतना काफ़ी है यहाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत आसान है आज का लेक्चर, सभी को शायद पहले से भी काफ़ी कुछ आता होगा। तो पीरियड क्या होता है भाई? अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, पीरियड्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरह से चलेंगे, और जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे, ठीक है। आपको पता भी होगा, लेकिन डिस्कस तो करना पड़ेगा, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज पीरियड। देयर आर 7 टोटल पीरियड्स। A vertical column having elements with same valence shell electronic configuration but total number of electrons will differ. There are total 18 groups in periodic table. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सेम रहती है ना लगभग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफर करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है 1s1, इसके नीचे लिथियम आता है 1s2, 2s1, तो लास्ट में 1 ही आ रहा है, देखो नीचे फिर 3s1 आ जाएगा, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, बट लास्ट की जो शेल की कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है ना, S1 S1 S1, ये सेम है, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो टोटल अपने पास 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, और हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं? 7 हैं, ये याद रखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स S, P, D एंड F ब्लॉक, सभी को पता है ये। हमारे पास S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है। S ब्लॉक में क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर जाए S ऑर्बिटल में, ठीक है, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के, देन इट इज कॉल्ड एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। इट हैज़ 2 ग्रुप्स, एल्किली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 to 2। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन जब P ऑर्बिटल में एंटर कर जाए, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के, देन हम कहेंगे उसको P ब्लॉक एलिमेंट का वो पार्ट है, यानी कि ऐसे सभी एलिमेंट्स P ब्लॉक बनाएंगे। और ग्रुप 13 से लेके 18 तक इसमें आते हैं। देखो, पहला और दूसरा ग्रुप कहाँ आया?
एस ब्लॉक में 13 से लेके 18 कहाँ आ गए? पी ब्लॉक में। अब जो बचे हैं 3 से लेके 12 तक वो कहाँ जाएंगे? डी ब्लॉक में। इनके बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 13 to 18, बोरोन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन्स, नोबल गैसेस, ये सारे आ जाएंगे पी ब्लॉक में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल में क्या रहेगी? NS2 NP 1 to 6। ध्यान में रखिएगा 1 मार्क में क्या पूछ लिया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ ली जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा इनका? डी ऑर्बिटल्स में ऑफ देयर लास्ट बट वन शेल, यानी कि पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ये है, मान लीजिए ये है 4s2, तो इससे पहले क्या है? 3d, ये है पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल, यानी इससे पहले वाला। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर रहा है, हमारे डी ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है, एंड दे आर लास्ट बट वन, यानी कि पेनल्टीमेट, यानी कि 4 से पहले, थर्ड वाला। तो इसमें डी ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहाँ रखेंगे हम? डी ब्लॉक में रखेंगे। ग्रुप 3 से 12 तक मैंने बताया था अभी आपको, और ये कन्फिग्रेशन आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2, ये है कन्फिग्रेशन। देखिए अगर N4 है तो N-1 क्या होगा? 3, तो 4s 1 to 2 और 3d 1 to 10। ये फर्स्ट सीरीज़ के लिए है, जो डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ होती है। 4 सीरीज़ हैं हमारे पास, 3d 4d 5d 6d। ठीक है, तो फर्स्ट सीरीज़ के लिए अगर ये 3d है तो ये 4 होगा, ये आप 4d करेंगे तो ये 5s हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करेगा? एफ ऑर्बिटल में करेगा ऑफ देयर एटम्स, और कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप पीरियोडिक टेबल ओपन करके देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्यों ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे इनको सबको रखा नहीं जा सकता, इसलिए अलग से नीचे एफ ब्लॉक को अलग से नीचे बनाया जाता है पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स लाइंग इन बिटवीन transition elements are called as inner transition elements. Last electron enters one of the f orbitals of anti-penultimate shell. ठीक है, lanthanides and actinides are inner transition elements. इनको आगे जा करके आप, क्योंकि अभी तो फर्स्ट सेम में है, इनको मैं डिटेल में भी आगे जा करके पढ़ाऊंगा आने वाले सेमेस्टर्स में। ठीक है, ऑलरेडी इनके वीडियो डाल रखे हैं मैंने। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं इनकी क्या है। N-2 F 1 to 14, N-1 D 0 to 1 NS2। तो मान लीजिए ये है 6s2। ठीक है, n को हमने 6 माना है। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा आपको। तो अगले वाला क्या आएगा? N-1 यानी 5d, ये 0 से 1 जो भी रहेगा। ठीक है, उसके अलावा तो हमने क्या किया था यहाँ पर? 6s2 फिर 5d 0 to 1 रहेगा। ठीक है, अब N-2 कीजिएगा, n क्या है अपने पास? 6s, तो 6 - 2 करेंगे 4f। तो 4f आपको भरता हुआ दिखाई देगा, फिल होता हुआ दिखाई देगा इसमें। सो दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हुए दिखाई देंगे, यानी कि 5d से भी एक और नीचे, इसको बोल रहे हैं हम एंटी पेनल्टीमेट शेल। बहुत आसान है आज का लेक्चर। ठीक है, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो देखिए पीरियोडिसिटी क्या है? द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कुछ समय के बाद, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल लिखते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर वाइज, जैसे 1 वाला लिखा, फिर 2 वाला, 3 4 5, ऐसे करते करते हम पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। तो होगा क्या? प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले रिपीट होने लग जाएंगे। जैसे देखिए लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, फिर 4 वाला बेरिलियम है, फिर 5 आपको पता है इधर जाके बोरोन आएगा, फिर 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, फिर 10 नियोन। ठीक है, उसके बाद 11वां जो आएगा सोडियम। तो होगा क्या? ऐसे ही रिपीटिशन होती जाएगी। जैसे लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आपको बताया था S1 होता है, सोडियम का भी लास्ट में S1 होता है। ठीक है,
ये 2s1 था ना लास्ट में, 1s2 2s1, तो ये 3s1 नीचे वाला 4s1, तो यानी कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले जिनमें s में 1 ही आ रहा है एक ही सीरीज में लग जाएंगे, एक ही सीरीज में लग जाएंगे, सारी नोबल गैसेस एक ही सीरीज में लग जाएंगी। यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले अपने आप अरेंज होते चले जाएंगे आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। इसी को बोलते हैं पेरियोडिसिटी। इसका कारण यही है कि रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ देयर एटम्स, इसकी वजह से ये पेरियोडिसिटी बनती है। ठीक है, एक ही सीरीज में लग जाते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि इनका सीरीज में लगने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो दिस इज पेरियोडिसिटी एंड द कॉज ऑफ द पेरियोडिसिटी। एटॉमिक रेडियाई बहुत आसान है, 12th क्लास में या 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है 2 एटम्स का, ठीक है, टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए होना तो ऐसे चाहिए कि ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला यहाँ घूम रहा है मान लो, तो यहाँ से एक लकीर खींच दी हमने इसके सेंटर से, ये है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, एक एटम का रेडियस। लेकिन होता क्या कि एक एटम का रेडियस मेजर कर पाना कोई आसान बात तो है नहीं। एक तो पहले वो इतना छोटा, ठीक है, दूसरा एटम को अलग कर पाना वो भी एक अपने आप में चुनौती है, और तीसरा हमें ये नहीं पता कि एक एटम की सीमा जो हम निर्धारित कर देते हैं, ये रेड से दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या ये सही है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या यहीं पे होगी, यहीं पे तक मिलेगा? वो हो सकता है यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक है ना। तो हम सीमा बना नहीं सकते, वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बना देते हैं, ठीक है, बट इन एक्चुअल हम बना नहीं सकते। तो एक एटम की बजाय क्या करते हैं, इस तरह से 2 एटम लिए, जैसे हाइड्रोजन लिया तो उसके 2 एटम ऐसे, ठीक है, उनके सेंटर से दूसरे का सेंटर नाप लिया, देखें आप 0.74 एंगस्ट्रॉम आ गया। अब उसका कर दो आधा, तो इट इज़ 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम्स बॉन्डिंग टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इनको जोड़ दो और वही आधा कर दो, 0.37 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट कोवेलेंट रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का मेजर करने का एक तरीका हमने दिखाया, जिसको बोला हमने कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ हो रखी है यानी कि, और हमने मेजर कर लिया, यानी कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है तरीका, आयनिक के लिए आयनिक रेडियस होएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। मेटेलिक और क्रिस्टल रेडियस, मेटल्स की बात करेंगे। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ मेटेलिक लैटिस। मान लीजिए आयरन ऐसे है, अपना लैटिस बना रखा है उसने, या सोडियम ने बना रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, 2 पड़ोसी एटम लिए, ठीक है, और उसी तरह से डिस्टेंस मेजर किया और उसका आधा कर दिया। दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ द सेम एटम। कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा ये। जैसे देखो, कोवेलेंट रेडियस ऑफ सोडियम 1.54 एंगस्ट्रॉम है, वेयर एज इट्स मेटेलिक रेडियस इज 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कोई कोवेलेंट कंपाउंड अगर सोडियम ने बनाया है, वहाँ हमने मेजर किया 1.54 आ गया, और हमने मेटेलिक रेडियस देखा जिसमें सोडियम ही सोडियम पड़ा है, तो 2 सोडियम उठाए, उनका चेक किया हमने, तो कितना बन के आया हमारे पास, 1.86 एंगस्ट्रॉम आया। तो ये ज़्यादा है। इसका कारण क्या है, मेटेलिक बॉन्ड वीकर होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है मेटेलिक बॉन्डिंग से, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से एटम्स जो है क्लोज नहीं रहेंगे उतना जितना कि वो कोवेलेंट वाले में रहेंगे, मेटेलिक वाले में थोड़ा दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है या रेडियस है वो बढ़ जाएगा। चलिए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। वंडर वाल्स रेडियस, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने ज़रूर पढ़ी है मेरे साथ पहले भी, तो वो बड़ी वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं जिनमें ये वंडर वाल फोर्सेस लगेंगी, जैसे कि हीलियम है अपने पास, एक हीलियम है, एक और हीलियम है, ठीक है, तो इनके जो एटम्स हैं वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे, क्योंकि अकेले से ही काम चलता है। हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में रहती है, अब यहाँ ये अकेला अकेला रहता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो है डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगी। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में लगेंगी, जिसकी वजह से ये आसपास रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर रहेंगे
मेटालिक रेडियस से भी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से वंडर वाल रेडियस करना क्या है, वही करना है काम कि 2 एटम लिए हमने वही, ठीक है, उनके मध्य से रेखा खींची, एक यहाँ से यहाँ लाइन खींची और इसका आधा कर दिया। सो दैट इज़ 1.80 एंगस्ट्रॉम एक एटम का वंडर वाल रेडियस हमारे पास आ गया। 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू 2 नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि हीलियम ले लो, नियोन ले लो, ठीक है, उसके 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखे हैं और उनके बीच का आप डिस्टेंस मेजर कीजिए, उसका आधा कर दीजिए, इससे आपके पास जो आएगा रेडियस उसको आप बोलेंगे वंडर वाल्स रेडियस, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का कंक्लूजन है, जिस पर एक बार मैंने देखा भी है, कई बार क्वेश्चन आता है, वो है वंडर वाल रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस आता है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस आता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दूर हो गए थे एटम्स, इसमें मेटालिक रेडियस में उससे थोड़ा कम है और लास्ट में बचता है कोवेलेंट रेडियस। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस देखते हैं। इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस छोटा होता चला जाता है। बिकॉज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इस तरफ जाने पर बढ़ता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा। शेल सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, शेल सेम रहता है, पहले भी आपको चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे बोरोन की बात करें, 1s2 2s2 2p1, कार्बन में क्या होगा 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में क्या होगा 2p3 हो जाएगा, यानी 2p में ही भरे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इससे बाहर नहीं जा रहे। लेकिन इस बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन थे, यहाँ 6 प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं तो ये प्रोटॉन खींचने वाले हैं इनको, तो अंदर की तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों, तो क्या होगा, साइज थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है। शेल तो सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, शेल बढ़ता नहीं है। इसलिए एक ही शेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उनको ये अपनी तरफ खींचने लग जाएंगे, इससे साइज जो है छोटा होने लग जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ जाने पर बढ़ जाएगा, ये इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्योंकि देखिए लिथियम में आपने देखा 1s2 2s1, सोडियम में क्या हो जाएगा भाई 3s1 हो जाएगा लास्ट में, पोटेशियम में 4s1 हो जाएगा। तो देखिए सेकंड शेल से थर्ड की तरफ मूव कर गए, फिर फोर्थ की तरफ, फिर 5, फिर 6, इस तरह से मूव करेंगे तो साइज बढ़ रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2s1 3s1 4s1, तो साइज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो नीचे की तरफ शेल नए लगते चले जाएंगे, ठीक है, न्यू शेल लगते चले जाएंगे, इसलिए साइज बढ़ना ही बढ़ना है। अब यहीं से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का भी जो है फंडा क्लियर हो जाएगा कि छोटी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, बड़ी चीज़ में से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान हो जाएगा। डिस्कस करेंगे उसको। लास्ट बचता है अपने पास एक आयनिक और क्रिस्टल रेडियाई। इट इज़ द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे Na+ है, Cl- है, अगर Na सिंपल Na है तो देखिए इसका 1s2 2s2, फिर फर्स्ट शेल तो ये था 2p6 और लास्ट बचा था 3s1। तो यानी कि सोडियम का अगर यहाँ तक है तो Na+ में क्या हो जाएगा, Na+ में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, तभी तो बना ये Na+, तो इसका तो यहीं तक रह गया भाई। तो यानी कि जब प्लस चार्ज आएगा तो एटॉमिक रेडियस या कह लीजिए आयनिक रेडियस, क्योंकि ये प्लस चार्ज आ गया ना तो आयनिक रेडियस ये हो जाएगा कम आपका। और Cl- के केस में क्या होगा भाई, Cl अकेला था तो 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, रेडियस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक इन्फ्लुएंस है वहाँ तक का हमने रेडियस मेजर कर लेना है। तो इस तरह से हम आयनिक रेडियस को देखते हैं। तो जो मेन था आज का पॉइंट वो था ये वाला, वंडर वाल रेडियस सबसे बड़ा, फिर मेटालिक रेडियस, फिर कोवेलेंट रेडियस, और ये क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, प्लांट ट्रीज एंड जय हिंद।